वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247 टेक्निकल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में आंसर करने हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सर्वेइंग के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको 30 सेकंड में आंसर करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, 30 सेकंड आपको मिलेंगे, आप आंसर करिए, वरना मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ओनली अ प्लेन टेबल वन शुड यूज़, कि एक इनएक्सेसिबल पॉइंट है जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, अगर उसको प्लेन टेबल की मदद से आपको क्या करना है, लोकेट करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कि इंटरसेक्शन की मदद से, इंटरसेक्शन मेथड मैंने आपको सर्वेइंग के लेक्चर्स में बताया है, तो आप उसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल इज कॉल्ड। ठीक है, कि एक हमारे पास क्या है, लोकेशन है जिसको हमें, जिसने प्लेन टेबल ने जिसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर हमें उसे क्या करना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, रिसेक्शन मेथड का, डी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक्यूरेट सेंटर ऑफ प्लेन टेबल इज डन बाय। ठीक है, सेंटरिंग जो आप प्लेन टेबल यूज़ कर रहे हैं, प्लेन टेबल के ऊपर आप क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसको लोकेट करना होता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं। चार ऑप्शन आपके पास, स्पिरिट लेवल, प्लम्बिंग फॉग, एलिडेट, रेंजिंग रॉड। तो स्पिरिट लेवल की मदद से तो आप लेवलिंग करते थे, प्लम्बिंग फॉर्क आपके पास होता था, ये कुछ टेबल थी, टेबल पे आप क्या लगाते थे, एक प्लम्बिंग फॉर्क लगाते थे, जिसकी मदद से आप जो ग्राउंड पे स्टेशन है उसको प्लेन टेबल के ऊपर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्किंग एज ऑफ एन एलिडेट इज नोन एज, कि भाई जो एलिडेट आप इस्तेमाल कर रहे थे फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट वेन थी और साइड वेन थी, साइड करके ऑब्जेक्ट को, और आपको क्या करना था, प्लॉट करना था उसका डायरेक्शन ऑन प्लेन टेबल। ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करते थे, और एलिडेट का इस्तेमाल करते थे। एलिडेट में जिस एज पे आप वो लाइन ड्रॉ करते थे उस एज को क्या बोला जाता है, तो सी इज द राइट आंसर, फिड्यूशियल एज बोला जाता है, फिड्यूशियल एज बोला जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज, ठीक है, आप किसी भी थियोडोलाइट का साइज कैसे बताते हैं, तो थियोडोलाइट हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर आपको उसका साइज बताना है तो कैसे बताएंगे, चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। द डायमीटर ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल ऑफ लोअर प्लेट, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला राइट आंसर है, कि जो भी डायमीटर होगा लोअर प्लेट का, ठीक है, लोअर प्लेट के डायमीटर से आप क्या करेंगे, उस थियोडोलाइट का साइज बताएंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, अभी हमने बात करी है कि थियोडोलाइट जो एक इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए इस्तेमाल होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स बोथ के लिए इस्तेमाल होता है, या डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, या हॉरिजॉन्टल एंगल्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, या वर्टिकल एंगल्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। एक थियोडोलाइट से डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं होता, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ थियोडोलाइट होता है जिसे हम टेक्योमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन, प्रीसीडिंग लाइन जो बात कर लेते हैं, द एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रैवर्स इज कॉल्ड, कि भाई एक फॉरवर्ड लाइन है और यहाँ से क्या हो रही है, एक लाइन प्रीसीड कर रही है, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पे हमने बात करी थी कर्व्स में, सर्वेइंग के लेक्चर में, इसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, प्रीसीडिंग लाइन और फॉरवर्ड लाइन के बीच का जो एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रैवर्स, एक ट्रैवर्स में n नंबर ऑफ साइड्स हैं, वाइल ट्रैवर्सिंग क्लॉकवाइज द सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स शुड बी। ठीक है, अब हमने वहाँ पे इंक्लूडेड एंगल की भी बात की थी। इंक्लूडेड एंगल में हमने बात की थी कि जब भी आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, एक्सटीरियर एंगल मिलते हैं, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब आपको क्या मिलते हैं, तब आपको इंटीरियर एंगल मिलते हैं। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज में एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 2n+4 × 90। तो फिर राइट आंसर क्या बनता है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ ट्रैवर्स सर्वेइंग डिफ्लेक्शन एंगल्स इज ऑलवेज, एक ट्रैवर्स सर्वेइंग में डिफ्लेक्शन एंगल हमेशा क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री,
या डिफरेंस बिटवीन 180 डिग्री एंड इंटरनल एंगल या ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो डिफ्लेक्शन एंगल, अभी अभी हमने डिफ्लेक्शन एंगल ड्रॉ किया था, देख लेते हैं। एक लाइन थी, ये लाइन थी, इसके बीच का ये एंगल हम डेल्टा, जिसे डिफ्लेक्शन एंगल बोल रहे थे, ये हम टोटल जानते हैं कि कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो डेल्टा कितना होगा, जो भी ये इंटरसेक्शन एंगल होगा इसमें 180 में से हम वो माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं इसको अल्फ़ा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 180 माइनस अल्फ़ा। तो हमेशा डिफरेंस होता है 180 और इंटरसेक्शन एंगल का। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ ट्रैवर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स, कि एक ट्रैवर्स सर्वे में क्लोजिंग एरर किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपके पास। द एरर इन द क्लोजिंग ऑफ ट्रैवर्स ऑपरेशन, the actual distance by which the traverse fails to close, the distance between the starting and end point of a traverse, the bearing observed are unaffected by local attraction। तो ट्रैवर्स में क्लोजिंग एरर किसे कहा जाता है, जो भी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आपको एरर मिलता है हम उसे क्लोजिंग एरर बोलते हैं। बिल्कुल नाम में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए इज़ द राइट आंसर, कि द एरर इन द क्लोजिंग ऑफ द ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो जब भी आप उस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते समय जो भी आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा यहाँ पे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग एरर कहेंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, कैसे हम इसे बाहर इसको सही करते हैं, ये सब हमने सर्विंग में बात की है। जिसको नहीं आता वो उसमें विजिट कर सकता है लेक्चर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बीइंग मोर प्रिसाइज, मेजरिंग लिखा हुआ है, मेजरमेंट है, बीइंग मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट्स, द ट्रैवर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय। ठीक है, देख लेते हैं। 4 मेथड हमें दिए गए हैं, एक ग्राफिकल मेथड, एक थियोडोलाइट मेथड, एक बाउडिच मेथड और एक ट्रांजिट मेथड। तो किस मेथड का आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो बिल्कुल हमने इस बारे में बात की है लेक्चर्स में कि ट्रांजिट रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। अगर दोनों का प्रिसीजन बराबर है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बाउडिच मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कंबाइंड करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन फॉर डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर इज। तो बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0.675 या 673 ले लेते हैं, डी स्क्वायर 0.673 इंटू, इसको डी की वैल्यू हमें किस में रखनी होती है, किलोमीटर में रखनी होती है, तो 1.4 किलोमीटर हो जाएगा इसका स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.132। ठीक है, मीटर, और ये जो वैल्यू आपकी आती है वो किस में आती है, मीटर में आती है, तो हमने मीटर में मेंशन कर दी। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, 30-30 सेकंड में सवाल सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द डेटम अडॉप्टेड इन इंडिया इज़ द मीन सी लेवल एट। तो जो डेटम आपको इंडिया का अडॉप्ट किया गया है वहाँ पे MSL जो है वो कहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं इंडिया में, तो वो हम बॉम्बे से करते हैं। मतलब सी इज़ द राइट आंसर। बॉम्बे चाहे मुंबई, आप कुछ भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे ये मुंबई हाई भी लिखा होता है, क्योंकि मुंबई हाई एक जगह है वहाँ पे जहाँ पे इसको क्या किया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको फिक्स किया है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लिक्विड इन लेवल ट्यूब शुड बी। तो जो एक लिक्विड आप लेवल ट्यूब जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं प्लेन टेबल पे भी, चाहे आप थियोडोलाइट में आपके फिक्स होती है वो, तो जिसके सेंटरिंग बबल की करके आप क्या करते हैं, बताते हैं कि ये जो प्लेन है, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है परफेक्टली लेवल है कि नहीं। तो इसमें क्या क्विकली एक्टिंग होना चाहिए, नॉन फ्रीजिंग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन में, कैसा होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। हमेशा क्विक रिएक्शन होना चाहिए, फ्रीज नहीं होना चाहिए, साथ में स्टेबल होना चाहिए। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक एंड लेवलिंग वर्क इज़ बेस्ट चेक्ड बाय। ठीक है, तो भाई जो आपका जो लेवलिंग वर्क है आप अर्थमेटिक लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड किया था, राइज एंड फॉल मेथड किया था, तो उसमें आपने क्या किया था, एक अर्थमेटिक चेक लगा के देखा था दोनों ही मेथड्स में। लेकिन उन दोनों मेथड्स के अलावा आप किसकी मदद से चेक लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लोज लूप चेक मेथड जो आपने ट्रैवर्स सर्वे में आपने क्या किया है, आपने देखा है कि सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो आपको कुछ ना कुछ एक क्लोजिंग एरर मिलेगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो क्लोज लूप चेक बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मीन सी लेवल एट एनी प्लेस इज द एवरेज डेटम ऑफ आर्ली राइड हाइट्स ऑब्जर्व ओवर पीरियड ऑफ नियरली।
कि जो मीन सी लेवल है ये कितने सालों के डेटा को मिला के लिया गया है। जो सर्वे ऑफ इंडिया ने मुंबई में आपका सेटअप किया है मीन सी लेवल, वो कितने सारे सालों के डेटा से आपको लेके उसको मेजर करके उसका मीन आपको दिया गया है। तो वो लगभग 19 साल, मतलब आपका जो यहाँ पे आंसर बनता है वो बिल्कुल सी बनता है। तो सी इज द राइट आंसर। 19 ईयर्स बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When the contour intermix, that is until at a place, then that area should be, ठीक है। हम जानते हैं कि कंटूर्स की एक प्रॉपर्टी होती है क्लोज कंटूर्स की, कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते। लेकिन हमने कंटूरिंग में ये भी देखा था कि ये एक एक्सेप्शन होता है किसके केस में, वर्टिकल क्लिफ के केस में और ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इंटरमिक्स ये थी हमारी क्या, वर्टिकल क्लिफ, तो हमने इसमें क्या बनाए थे, कंटूर्स बनाए थे। तो इस यहाँ पे इंटरमिक्स हो रहे हैं, किसके केस में हो रहे हैं, वर्टिकल क्लिफ के केस में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टू कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ, ठीक है। तो दो कंटूर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन किसके केस में करते हैं, सिर्फ एक क्लिफ के केस में करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स इज कॉल्ड, कि भाई दो कंटूर जो हैं, ये जो दो कंटूर्स बने हुए हैं, इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ग्राउंड पे, इसको क्या बोला जाता है। तो इनको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला जाता है। ये हमने आपसे वहाँ पे उस बारे में बात की है लेक्चर्स में, ठीक है। जिन्होंने भी ये लेक्चर्स विजिट नहीं किए हैं वो विजिट करेगा। और फिर इस टेस्ट जो हमने टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बना रहे हैं, इसमें जो ये जो आज के क्वेश्चंस हैं इसको दोबारा से लगाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कंटूर लाइंस क्रॉस रिज और वैली लाइंस एट, ठीक है। तो कंटूर लाइंस हमने इस बारे में भी बात की है। तो कंटूर लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि ये रिज को या वैली लाइंस को हमेशा किस पे, 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट फॉर द टैकोमीटर इज, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट तो हमने बात करी थी वहाँ पे कि D इक्वल्स टू के एस प्लस सी टैकोमीटर में, और K क्या था हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट था। और इस मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या थी वहाँ पे, F बाई डी। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, C इज द राइट आंसर। तो वहाँ पे हमारे पास एक और मल्टीप्लाइंग के अलावा एडिटिव कॉन्स्टेंट था, जो कि हम क्या कहते हैं उसे, C बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टैकोमीटर इज जनरली केप्ट एज, भाई जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है जिसको हम यहाँ पे K कह रहे थे, जिसकी वैल्यू F बाई डी थी, ये जनरली कितना लिया जाता है। तो जनरली हम इसे 100 लेके चलते हैं, बिल्कुल। तो D इज द राइट आंसर। 23 पे आ जाते हैं। द यूज ऑफ एनालिटिक लेंस इन द फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप ऑफ टैकोमीटर मार्क्स, कि भाई जो आपका टैकोमीटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से आप हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो लेंस लगा है इसे हम एनालिटिक लेंस बोलते हैं। तो इसके लिए जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट है, इसे आप कितना जनरली लेके चलते हैं। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है इन केस ऑफ टैकोमीटर, जब आप एनालिटिक लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के होता है हमारा 100 रहता है, और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू आप 0 लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ए बनता है, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज 100 एंड एडिटिव कांस्टेंट एज 0, बिल्कुल। तो 23 का ए इज द राइट आंसर। 24 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एस्टिमेट बेस्ट द एरिया ऑफ इर्रेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री, कि भाई एक जो मेथड है हमारे पास जिससे हम क्या कर रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें से जो इर्रेगुलर और कर्व बाउंड्री का एरिया निकालने के लिए मेथड्स दिए हैं। 4 मेथड हैं, ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन्स मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, मिड ऑर्डिनेट मेथड। इन चारों मेथड्स की बात हमने लेक्चर में की है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपको एरिया कौन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे भी बात की थी, और यहाँ पे वही आंसर करेंगे, सिम्पसन्स मेथड, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25th the area of an irregular plotted figure can be accurately obtained with the help of, कि भाई जो एक एरिया है इर्रेगुलर है
शेप में उसका अगर आपको एरिया निकालना है तो किसकी मदद से आप एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, पेंटाग्राफ की मदद से या पैरालेक्स बार की मदद से, प्लेनीमीटर की मदद से, या इन तीनों में से किसी की भी मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या है, प्लेनीमीटर। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही, 25 क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करना है। आप बस एक टारगेट हमेशा रखिए एग्ज़ाम के अंदर कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करना है, लेकिन सही करना है, ये भी ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।